Hello, scholars. My name is Nishant Kapoor, and I welcome you all again to our channel that is Earnest Scholars. So, आज हम अपने काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं. चैप्टर इन सेंस पोएम नंबर 2 जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाली है. जैसा कि आपको पता है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है. सो आज चैप्टर आज हम कविता पढ़ेंगे, कविता के बहाने, जो लिखी है कुंवर नारायण ने. ठीक है. एज़ ऑलवेज़ हमारी एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड रहेगी. हम प्रॉपर एक एक चीज़ को एक लाइन बाय लाइन समझाएंगे. और आपको पता है जैसे कि सबसे एंड में होंगे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो आइए स्टार्ट करते हैं. तो कविता का नाम है कविता के बहाने. तो देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले कविता को. सिर्फ छोटी सी कविता है, ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है. कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने. कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने. बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने. ठीक है. सेकंड में आते हैं. यही एक लास्ट वीडियो का स्टैंजा है. कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने. बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने. कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कवि कुंवर नारायण ने कविता को किन्हीं 3-4 चीज़ों से कंपेयर किया है, जिसमें से कि एक चीज़ है हमारी चिड़िया, दूसरे हैं फूल, और तीसरे हैं बच्चे. ठीक है. तो हमारे कवि ने इन कविता को यानी कि काव्य खंड को 3 चीज़ों से कंपेयर किया है. तो आइए जानते हैं इसका सार क्या है, इसकी एक्सट्रैक्ट क्या निकलता है इसका. तो कुंवर नारायण की रचनाओं में संयम, परिष्कार एवं साफ सुथरापन है. आपने देखा होगा यह जो पोएम थी कितनी छोटी थी, क्रिस्प एंड क्लियर थी, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्लियर. यथार्थ, इसका मतलब क्या है. यथार्थ का कलात्मक संवेदनापूर्ण चित्रण उनकी रचनाओं की विशेषता है. यानी कि वह जो भी कहना चाहते हैं साफ सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं, कंसाइज मैनर में बोल देते हैं. उनकी रचनाएं जीवन को समझने की जिज्ञासा है. यथार्थ प्राप्ति का घोषणा नहीं. वह क्या सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए. किसी चीज़ को अचीव करना नहीं सिखाते. वो सिखाते हैं कि जीवन के या जीवन को समझने के लिए एक इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो यह है हमारे कुंवर नारायण जी अपनी पोएम्स में जो उनके रीडर हैं उनको बताते हैं. व्यक्तित्व एवं सामाजिक तनाव व्यंजनापूर्ण ढंग से उनकी रचनाओं में स्थान में प्राप्त किया जाता है. यानी कि जो भी सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं हमारे आसपास, वह हमारे पोएट उसको बड़े ही व्यंजनापूर्ण यानी कि काफ़ी आसान तरीके से, या आप कह सकते हैं उन चीज़ों से रिलेट करके बताते हैं जो आपके आसपास होती हैं, जैसे कि चिड़िया, फ्लावर या बच्चे, जैसे आपने इस पोएम में देखा. प्रस्तुत कविता में कवित्व शक्ति का वर्णन है. यानी कि एक कवि अपने बारे में बता रहा है कि एक कविता क्या होती है, एक कविता को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. कविता चिड़िया की उड़ान की तरह कल्पना की उड़ान है, लेकिन चिड़िया के उड़ने की अपनी सीमा है, जबकि कवि अपनी कल्पना के पंख परास कर देश और कला या काल की सीमाओं से परे उड़ जाता है. एक तरफ तो कवि ने अपनी कविता को चिड़िया से कंपेयर किया है, चिड़िया से उसका व्यंजनापूर्ण किया है उसको, और दूसरी तरफ यह बताता है कि एक तरीके से चिड़िया तो एक लिमिटेड हाइट तक ही उड़ सकती है, या बाज होगा तो बादल के ऊपर उड़ेगा. लेकिन जो एक कल्पना है, तो ये कविताएं जो होती हैं वो कल्पनाओं से लिखी जाती हैं. ठीक है. तो जो कल्पना है उसकी कोई सीमा नहीं होती, इंसान कितना भी सोच सकता है. तो आइए आगे चलते हैं. फूल कविता लिखने की प्रेरणा तो बनता है, लेकिन कविता तो बिना मुस्कुराए हर युग में अपनी खुशबू बिखेरती रहती है. अब बात की गई है यहाँ पर फूल की. ठीक है. तो कविता लिखने के लिए फूल एक प्रेरणा है, लेकिन फूल कभी ना कभी मुरझाया जाएगा, आपको पता है नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन जो
कविता की महक होती है वह हमेशा चलती रहती है। आपने कुछ कविताएं पढ़ी होंगी जो आज से 100-200 साल पहले भी लिखी गई होंगी, लेकिन उनका मतलब आज भी वही है। लेकिन एक जो फूल है, एक अपनी लाइफ स्पेन के बाद वो मुरझा जाता है और उसकी खुशबू कम हो जाती है। तो कवि ने यहाँ पे फूल से पहले कंपेयर किया, लेकिन यह बताया कि कविता जो होती है उसकी जो खुशबू होती है वह आगे तक चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कविता बच्चों के खेल के समान है और समय काल की सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी कल्पना के पंख फरास कर उड़ने की कला बच्चे भी जानते हैं। अब यहाँ पर कवि ने तीसरी जगह अपनी जो कविताएं हैं उसको कंपेयर किया है बच्चों से। बच्चे जो होते हैं उनके भी सोचने की कोई सीमा नहीं होती, उनके शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह कितना भी ऊर्जावान रह सकते हैं। हम जब बच्चे थे हम भी घूमते रहते थे, एक घर से दूसरे घर आते जाते रहते थे, हम थकते नहीं थे, ठीक है। तो वैसे ही कवि ने बोला है कि काल की सीमाओं की परवाह किए बिना, यानी कि समय की सीमा की परवाह किए बिना अपनी कल्पना के पंख फरास कर उड़ने की कला बच्चे भी जानते हैं। मानवीय बिंबों के माध्यम से काव्य रचना प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि एंड में कवि ने प्राकृतिक चीज़ों से तो कंपेयर किया ही, लेकिन एंड में मानवीय बिंबों यानी कि जो इंसान या मानव किन चीज़ों से आगे बढ़ता है उससे कंपेयर करके कवि ने कविता के बारे में बताया है। कविता में चिड़िया, फूल और बच्चों के प्रतीकों के माध्यम से बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा की तुलना कविता रचना से की गई है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी रचनात्मक ऊर्जा बहुत होती है। वैसे ही कविता रचना भी एक बहुत ही ऊर्जावान काम है। कविता आपको सदैव सदैव के लिए अपना रस बिखेरती रहेगी, जैसे बच्चे अपनी मुस्कान के साथ वो रस बिखेरते हैं। चिड़िया की उड़ान, फूल का विकास अपनी सीमा में आबद्ध है, परंतु कवि की कल्पना शक्ति एवं बालक के स्वप्न व ऊर्जा असीम है। वही बात दोबारा लौट फिर के आती है कि चिड़िया की उड़ान या फूल का विकास अपनी सीमा से आबद्ध है, यानी कि अपनी सीमा तक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन कवि की कल्पना शक्ति, कवि कितना सोच सकता है, उसकी कल्पना कितनी हो सकती है, या फिर बालक के स्वप्न यानी कि बालक कितने सपने देख सकता है, या उसकी ऊर्जा, उसमें एनर्जी कितनी है, वह असीम है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। साहित्य का महत्व प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा मानव के भाव सौंदर्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य तो कवि ने बताया ही कि वह तो होता ही है, लेकिन मानव के भाव सौंदर्य यानी कि मानव क्या किस तरीके से कितना सोच सकता है या उसकी ऊर्जा कितनी हो सकती है, उससे कवि ने कविता को कंपेयर किया है और बताया है कि कविता का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो आइए चलते हैं आगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर एक समरी के बाद या हर इस चैप्टर को समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस पर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट एक स्टैंजा दे देते हैं और उनसे पूछते हैं कि एमसीक्यू दे देते हैं और बताते हैं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। और एमसीक्यू वाला जो ट्रेंड है वो काफ़ी प्रचलन में है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कविता के बहाने कविता का रचनात्मक का नाम क्या है। जैसा कि आपको बताया कि कवि का नाम है कुंवर नारायण, तो ग इज़ द राइट आंसर। कुंवर नारायण किस धारा के कवि हैं। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता। नई कविता, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को, वह बड़े क्रिस्टल क्लियर रहते हैं अपनी कविताओं को लिखने समय। कविता में सब घर एक कर देने का आशय है। सब घर एक कर देने का आशय है, सबका घर मिला देना। बच्चों की तरह कविता व्यक्ति में भेद नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चे खेल कूद में किसी के भी घर चले जाते हैं, उनको अपना पराया नहीं पता कि घर क्या है, या उनको तो ये भी नहीं पता कि धर्म मतलब कि आपका धर्म क्या है, आपकी वर्ग क्या है, आपकी जाति क्या है, वो बिना देखे कहीं पे भी किसी के घर भी घुस जाते हैं खेल खेल में। वैसे ही कविता भी व्यक्ति दर व्यक्ति भेद नहीं करती। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कविता में किसकी उड़ान ससीम है, यानी कि सीमा बाध्य है।
पतंग की, बच्चे की, कविता की कल्पना की या चिड़िया की। तो जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा ऑब्वियसली, और मैंने आपको समझाया अभी समरी में कि चिड़िया की जो उड़ान है वह सीमा बाध्य है। पांचवा, चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, प्रश्न अलंकार या यमक। ये चिड़िया क्या जाने, यानी कि चिड़िया को क्या पता, तो आप तो पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार लग रहा है, प्रश्न अलंकार। बाहर भीतर इस घर उस घर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड फॉलो होता रहता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इस पोयम के रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या आए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद बताइए। प्रतिपाद का मतलब होता है कि कविता ने अपने रीडर को क्या दिया, यानी कि उसको क्या समझाया, उसका महत्व क्या है, एक रीडर की ज़िंदगी में उसका महत्व क्या होगा। देखते हैं। कविता के बहाने कुंवर नारायण के इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज को समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। आजकल कोई कविताएं नहीं पढ़ता है, तो कवि जो है उसको थोड़ा सा डर है कि कहीं ये कविता वाली जो चीज़ है, कविता वाला प्रचलन है, कला है, ये कहीं विलुप्त ना हो जाए। यह शक है कि यांत्रिक के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो क्या लोग कविता सुनना पसंद करेंगे या लिखना पसंद करेंगे? ऐसे में यह कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है। यानी कि यह बताती है कि कविता की जो संभावना है, ये संभावना है किसी चीज़ को सिखाने की या किसी व्यक्ति को सिखाने की, या कविता जो होती है वह क्या सिखा सकती है एक मनुष्य को, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वह कवि इस कविता के माध्यम से हमको बताना चाह रहे हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिपति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यानी कि जहाँ आपके अंदर ज़ील होगी, एंथुजियाज़्म होगा कि नहीं मुझे यह ऑब्स्टेकल पार करना है, तो वो ऑब्स्टेकल अब अपने आप पार हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? एक रचनात्मक ऊर्जा चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है, इस कविता के बहाने में बताए कि सब घर एक कर देने के मान्य क्या हैं। ये मैंने आपसे उस एमसीक्यू में ही पूछा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और क्वेश्चन के रूप में भी, शॉर्ट आंसर के रूप में भी आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे बच्चे किसी की घर में घुस जाते हैं बिना भेद किए खेल खेल में, वैसे ही कविता जो होती है वो व्यक्ति वर्ग में डिफरेंस नहीं करती। वह अपना जो मूल्य होता है या अपना जो महत्व होता है वो सबको बराबर बांटती है। देख लेते हैं क्या आंसर है। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह बिना विचार किए दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी की रोक टोक की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। उसे किसी का भय नहीं रहता। कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। अतः कवि को कविता लिखते समय अपने पराये या वर्ग विशेष का अथवा बंधन को भूलकर लोकायत में कविता लिखनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ता कौन है? चिड़िया। खिलता कौन है? फूल। यानी कि फूल और चिड़िया को कंपेयर किया गया था कविता से, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है, जिसकी सीमा अनंत होती है। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध और सौंदर्य से लोगों को आनंद प्राप्त कराते हैं,
नवजीवन देते हैं, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहती है और लोगों को भाव विचारों का रसपान कराती है। पाठकों में नवीन स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार कराती है एक कविता। यानी कि जिस तरीके से फूल अपनी महक लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको अच्छा फील कराते हैं, वैसे ही सेम कविता भी होती है। वह भी लोगों के अंदर स्फूर्ति या ऊर्जा डालती है। जो उसके पाठक होते हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है उनको पढ़ के, या फिर जीवन की समझ आता है, यानी कि जीवन कैसा चलता है या फिर कैसा चलना चाहिए, उस चीज़ की समझ डेवलप हो जाती है। तो ये है एंड इस वीडियो का, इस लेक्चर का। आई होप आपको ये जो पोयम है, कविता, आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह आप लोगों को पसंद आए होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मैं चाहूँगा कि आप वापस जाकर उनको दोबारा देखें, पॉज करें उस वीडियो को और उसको अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो अगली पोयम है हम वो लेके आ रहे हैं, यानी कि लेक्चर 3 इज़ ऑन योर वे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं। आपका सजेशन ओपन हार्टेडली वेलकम है। सो ऑन अ गुड नोट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।